हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर को, जो कि सीबीएसई ने 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए रिलीज करा है। मतलब कि जो बोर्ड एग्जाम होगा आपको 2025 में, तो उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा उसी तरीके का जो है यहाँ पे सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। तो नॉर्मली देखने को मिलता है कि जिस तरीके का सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज करती है उसी टाइप का जो है आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब कि जो उसका पैटर्न होता है वो बिल्कुल सैम्पल पेपर की तरह ही होता है। फॉर्मेट आप कह सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसका जो है सैम्पल पेपर की तरह ही फॉर्मेट रहता है। तो जो भी चेंजेस यहाँ पे सैम्पल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वही चेंजेस जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए जो आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को देखिए कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है क्लास 12 की वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो क्लास 12 का देखिए ऑलरेडी सिलेबस में करा चुका हूँ। सारा का सारा जो सिलेबस है वो ऑलरेडी चैनल पर कराया जा चुका है। तो आप जो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सेशन भी लिखा हुआ होगा। और बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट आते हैं कि सर आपने वीडियो काफ़ी पहले डाल रखी है, मतलब कि 2-3 साल पुरानी वीडियो है, तो इस साल के सिलेबस में काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, मैं ऑलरेडी जो है सिलेबस चेक कर चुका हूँ। सारी वीडियो जो है आपकी करंट सिलेबस के हिसाब से ही है। जो आपका करंट सिलेबस है 2025 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब पूरा सिलेबस वही कराया हुआ है जो आपका 2025 के लिए आ रहा है। तो आप लोग को इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि वीडियो पुरानी है, बस आपको जो है सिलेबस को मैच करके तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ने जो है न्यू वीडियो नहीं बनाई है। तो न्यू वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी जो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी वहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है। जो भी आपका करंट सिलेबस है आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। सारे टॉपिक जो है वहाँ पे ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपके सिलेबस में दे रखी हो और उस प्लेलिस्ट में कवर नहीं हो रही हो। आपको चीज़ें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मिल जाएंगी लेकिन कम नहीं मिलेंगी। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिन बच्चों ने भी मेरी प्लेलिस्ट को अगर देख रखा है तो ये जो सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सैम्पल पेपर को वो बच्चा बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा और साथ साथ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सैम्पल पेपर है वो हमारा 2024-25 के लिए है। मतलब कि 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। तो 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका 3 घंटे का होगा, जो कि नॉर्मली होता है। और इसका जो वेटेज होगा वो 70 मार्क्स का होगा। जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल की भी सारी डिटेल मैं वहाँ पे कवर कर चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें जो है टोटल आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनरली जो है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी 35 होते हैं, कभी 36 होते हैं, कभी 37 होते हैं। तो इस बार 37 आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि सारे जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल जो है आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि ए से लेके ई तक देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 5 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होगा। इसके अलावा जो सेक्शन ए होगा इसमें आपको जो है 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस बार के क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ जो है यहाँ पे चेंज की गई है। इससे पहले जो सेक्शन ए होता था उसमें जनरली आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, बट इस बार जो आपको यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। बात करते हैं बी सेक्शन की, तो यहाँ पे जो आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक रहेंगे। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें रहेंगे आपके 3 क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 21 से 31 तक रहेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के रहेंगे, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का रहेगा। इसके अलावा सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक रहेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस का वेटेज होगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 और 37 रहेंगे। और यहाँ पे जो वेटेज रहेगा वो 5 मार्क का रहेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है गाइडलाइन दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके ही आंसर देने हैं। मतलब किसी और लैंग्वेज का यूज़ करके आप आंसर ना कर दें, जैसे सी है, C++ है या जावा है, उन लैंग्वेज का यूज़ करके आपको आंसर नहीं लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में पाइथन लैंग्वेज ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसमें जो है आपको
टेक्स्ट को भी लिखना है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, ABCD लिख देते हैं, मतलब कि जो ऑप्शन होता है सिर्फ उसे लिख देते हैं, जैसे A लिख दिया, B लिख दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसमें जो टेक्स्ट दे रखे हैं वो भी आपको लिखने होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए A में लिखा हुआ है हेलो, और मान लीजिए B में लिखा हुआ है यहाँ पे पाइथन, और C में लिखा हुआ मान लीजिए कंप्यूटर, एंड D में लिखा हुआ है मान लीजिए न्यूज़। मैंने ऐसे ही जनरली कुछ भी लिख दिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो B वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो सिर्फ आपको B लिख के नहीं आना है, आपको जो है यहाँ पे B लिखने के बाद में पाइथन भी लिखना पड़ेगा। जो टेक्स्ट है साथ में वो भी आपको लिखने हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो टेक्स्ट हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो आई होप आप लोग को जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको टोटल 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट दे रखा है और इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए बात करते हैं इस स्टेटमेंट की। इसमें बोला जा रहा है द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, जो भी कोड में लॉजिकल एरर आते हैं उनको हैंडल करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि देखिए जो लॉजिकल एरर होते हैं वो ऐसे एरर होते हैं जिनको इंटरप्रेटर नहीं पकड़ पाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, मैंने देखिए लिखा है A=5 और फिर मैं लिखता हूँ B=10। अब मान लीजिए इन दो नंबर्स की मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करा, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया A+B। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया, सर तो बोल रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन मैंने गलती से मान लीजिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया है। लेकिन इस केस में देखिए जो कोड है वो आपका सही है, कोड में कोई भी एरर नहीं है, ये कोड आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया एक तरीके का लॉजिकल एरर, मतलब कि इसको इंटरप्रेटर नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन जो चीज़ हम कराना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। हमें मल्टीप्लिकेशन करानी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो जा रही है। तो ऐसे एरर को बोला जाता है लॉजिकल एरर। जो आउटपुट आप चाह रहे हैं वो आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ और आउटपुट आ रहा है, और जो एरर है वो भी आपको डिस्प्ले पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के एरर्स को बोला जाता है लॉजिकल एरर। और ये जो है देखिए इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिस्प्ले नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रोग्राम आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो लॉजिकल एरर होते हैं वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो है पाइथन का इंटरप्रेटर डिस्प्ले करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि यहाँ पे कोड दे रखा है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कोड दे रखा है। इस कोड का जो है आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है। चलिए बात करते हैं इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल है और इसके अंदर जो है आपकी ये स्ट्रिंग है जो कि है पाइथन प्रोग्राम। तो ये स्ट्रिंग दे रखी है। अब इसके बाद में क्या करा है, टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर करा है टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, मतलब कि जो रिप्लेस मेथड है उसको यहाँ पे अप्लाई करा है। और यहाँ पे बोला है कि जो टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर जहाँ पे पी वाई है वहाँ पे क्या कर दो, हैश कर दो। मतलब कि ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें जहाँ पे भी पी है वहाँ पे क्या कर दो, हैश कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये बात कर रहा है इस वेरिएबल की। इस वेरिएबल में क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो कह रहा है इस स्ट्रिंग में जहाँ भी पी वाई है वहाँ पे क्या कर दो, हैश कर दो। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली इस वाले वेरिएबल में नहीं होंगे, चेंजेस होने के बाद में वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होंगे। जो नया वेरिएबल बनाया है टेक्स्ट नाम से इसमें स्टोर होंगे, तो इसके अंदर चेंजेस होकर न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, हैश और यहाँ पे दे रखा है THON, मतलब कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखिए यहाँ पे पी वाई की जगह क्या हो गया, हैश आ गया, और बाकी की जो स्ट्रिंग है पूरी वैसे ही है। तो इस तरीके से ये काम होगा। बाकी के जो ऑप्शन हैं ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हैश आ रहा है, 2 बार चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बार हैश है, यहाँ पे भी 2 बार हैश है। तो बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं और बोला जा रहा है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे फॉल्स होगा। तो चलिए बात करते हैं पहले वाले एक्सप्रेशन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ट्रू है उस पर नॉट लगा दिया है,
तो ट्रू पे जब नॉट लगेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर नॉट लगा देते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है। मतलब कि ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फॉल्स, मतलब ये इस तरीके से फॉल्स हो जाएगा। और इसके बाद में एंड है तो एंड रहेगा और फिर यहाँ पे फॉल्स है तो ये क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा फॉल्स। मतलब कि जो पहला वाला ऑप्शन है इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, पहले वाला ही यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी अगर सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर लगा हुआ है और के केस में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो आएगा आउटपुट वो ट्रू आएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें सी वाले की तो इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉल्स एंड ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि एंड में दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका आ गया क्या, फॉल्स आ गया। और फॉल्स पे जब लगेगा नॉट तो ये हो जाएगा ट्रू, मतलब कि यहाँ पे भी आपका फाइनल आउटपुट ट्रू हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो लास्ट वाले में दे रखा है ट्रू एंड नॉट फॉल्स, तो फॉल्स में नॉट लगेगा तो ये हो जाएगा ट्रू, मतलब कि यहाँ पे ट्रू बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड पे ऑलरेडी ट्रू है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू एंड ट्रू, तो फाइनल आउटपुट जो है वो आपको ट्रू ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनसे क्या मिल रहा है, हमें ट्रू मिल रहा है और पहला वाला जो है इससे हमें फॉल्स मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से कोड दे रखा है और इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके आउटपुट की भी। तो यहाँ पे देखिए कंट्री के नाम से एक वेरिएबल है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग है इंटरनेशनल। फिर यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल को स्प्लिट करा के जो है प्रिंट कराया गया है और यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट में एन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो स्प्लिट मेथड होता है वो रिजल्ट किस फॉर्म में देता है। तो जो स्प्लिट मेथड होता है वो आपको लिस्ट की फॉर्म में रिजल्ट देता है, मतलब कि इस तरीके से ब्रैकेट बन के आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले वाले ऑप्शन में देखिए टपल की ब्रैकेट है और यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में एरर है। तो जो ए वाला ऑप्शन है और डी वाला ऑप्शन है ये तो इसके आंसर होंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं बी और सी की। बी में देखिए लिस्ट है और सी में भी लिस्ट है, तो इन दोनों में से ही जो है यहाँ पे आंसर हो सकता है। डिस्कस कर लेते हैं कौन सा वाला आंसर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। कैसे होगा देखिए समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ पे भी एन आए वहीं से क्या कर दो, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो। तो देखिए आई के बाद में एन आया है तो वहीं से क्या हो गई है, स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई है। इसके बाद में देखिए टी आर आया है, सेकंड जो एलिमेंट है उसमें टी आर आ रहा है और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एन आया है तो जो स्ट्रिंग है वो यहीं से स्प्लिट हो गई है। इसके बाद में आया है ए टी आई ओ, तो ए टी आई ओ के बाद में देखिए फिर एन आ गया यहाँ पे, तो फिर से जो है यहाँ पे स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई है और लास्ट में बचा है ए एल। तो इस तरीके से जो है आपका स्प्लिट मेथड काम करता है। अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी करैक्टर देंगे, कुछ भी स्ट्रिंग देंगे, तो उसी स्ट्रिंग से या करैक्टर से ये क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिट करता है। मतलब कि अगर एक लाइन लिखी हुई है तो उसमें जितने ही वर्ड्स होंगे वो आपको स्प्लिट होके एक लिस्ट में कन्वर्ट होके मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि यहाँ पे भी कोड दे रखा है और इसका आउटपुट पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा कोड दे रखा है। यहाँ पे मैसेज के नाम से एक वेरिएबल है और इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड पीस और इसके बाद में इस वेरिएबल को स्लाइस करके प्रिंट कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो, -2 से हो। तो -2 की अगर हम बात करें तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग की स्टार्टिंग दे रखी है कि -2 से करो, मतलब कि सी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो सी आएगा क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है -2 से। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं दे रखी है कि कहाँ पे स्टॉप होना है। तो इसका मतलब ये है पूरी स्ट्रिंग स्लाइस होगी और यहाँ पे स्टेपिंग दे रखी है, स्टेपिंग दे रखी है -2 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी के बाद में आएगा ई, मतलब एक को छोड़ के अगला आएगा। तो यहाँ पे सी के बाद में ए को छोड़ेगा और फिर आ जाएगा ई, इस तरीके से आएगा। फिर पी को छोड़ेगा और यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। इसके बाद में डी को छोड़ेगा और फिर एल आ जाएगा। देन अगेन आर को छोड़ेगा और ओ आ जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है स्पेस रहेगा, मतलब कि सी ई स्पेस एल ओ, इस तरीके से आउटपुट आएगा। ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि यहाँ पे कोड दे रखा है और इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो यहाँ पे देखिए टपल 1 के नाम से एक टपल बना हुआ है, फिर टपल 2 के नाम से यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है और इस टपल 2 में रख दिया गया है टपल 1 को, मतलब कि ये वाला जो टपल है वो आपका टपल 2 में चला जाएगा। अब इसके बाद में थर्ड लाइन में यहाँ पे एक टपल है जिसको कि टपल 1 में प्लस किया जा रहा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ टपल 1 इक्वल टपल 1 और इस तरीके से रहेगा 4 और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। मतलब कि ये वाला जो टपल है इसको टपल 1 में प्लस करो और उसके बाद में टपल 1 वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो टपल है ये आपका टपल 1 में प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो 4 है वो इस वाले टपल में चला जाएगा, मतलब कि जो टपल 1 है इसमें हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से यहाँ पे 4 एलिमेंट हो जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है टपल 1 इक्वल टपल 2। तो टपल 1 में देखिए 4 एलिमेंट हो चुके हैं और टपल 2 में जो है आपके 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टपल 1 पहले था वो वाला यहाँ पे स्टोर हो रहा है, मतलब कि इसमें जो वैल्यू है वो है 1 2 और 3 ये वैल्यू है। और ये वाला जो टपल है इसके अंदर वैल्यू हो चुकी हैं 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से हो चुकी हैं। तो बेसिकली इस टपल को इस वाले टपल से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो आपको फॉल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ माई डिक्ट इज अ डिक्शनरी, मतलब कि माई डिक्ट के नाम से अगर एक डिक्शनरी है जिसको कि नीचे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से डिक्शनरी डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एक्सेप्शन को रेज करेगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर से। तो बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एरर जनरेट करेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिक्शनरी दे रखी है, इसके अंदर जो है की वैल्यू पेयर दे रखे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले वाले स्टेटमेंट की, जिसमें कि लिखा हुआ है माई डिक्ट डॉट गेट, और गेट में यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है। तो इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट मेथड क्या करता है, जो ऑरेंज वाली की है इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट की। तो इसमें देखिए जो डिक्शनरी है उसके अंदर एप्पल और बनाना दो की को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि इस वाली की को और इस वाली की को दोनों को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है यही आपका गलत हो जाएगा। आप जो है एक बार में 2 की को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आपके पास में डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में से जो है आप 2 की वैल्यू को एक टाइम में एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो थर्ड वाला ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्पल वाली की के अंदर वैल्यू क्या कर दो 20 कर दो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एप्पल वाली की है इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। इसके अलावा डी वाले में जो है यहाँ पे डिक्शनरी को str फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पूरी डिक्शनरी है ये str मेथड की हेल्प से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाकी सारे सही हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। तो इसलिए जो बी वाला ऑप्शन है ये आपको एक एक्सेप्शन जनरेट करके देगा, मतलब कि एरर जनरेट करके देगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है द लिस्ट रिमूव, मतलब कि जो रिमूव मेथड है ये बेसिकली क्या करता है पाइथन में, ये आपको बताना है। मतलब कि अगर आपने लिस्ट पे रिमूव मेथड को लगाया तो ये क्या करेगा। तो यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, बात कर लेते हैं। पहले वाले में बोला जा रहा है रिमूव्स द एलिमेंट एट द इंडेक्स x फ्रॉम द लिस्ट, मतलब कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स देंगे वहाँ से क्या करेगा एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये वाला जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडेक्स से ये रिमूव नहीं करता है, ये रिमूव करता है एलिमेंट को। जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे पास करेंगे उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू x फ्रॉम द लिस्ट, मतलब कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे उसकी फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे भी लिस्ट में दे रखी होगी उसको ये रिमूव कर देगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में लिस्ट है जिसमें कि 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और यहाँ पे फिर 5 है। तो ऐसे केस में आप इसमें से रिमूव करते हैं अगर 5 को, तो पहला वाला 5 जो है रिमूव होगा। मान लीजिए इस लिस्ट का नाम जो है ए है, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ए डॉट रिमूव, इस तरीके से लिखते हैं रिमूव और रिमूव में डाल देते हैं 5, तो ये क्या करेगा इस वाले 5 को रिमूव करेगा, जहाँ पे भी फर्स्ट अकरेंस मिलेगी उसको रिमूव करेगा। तो ये काम करता है आपका रिमूव मेथड। बाकी सी और डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दे रखे हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है इफ अ टेबल विच हैज 1 प्राइमरी की एंड 2 अल्टरनेट कीज, हाउ मेनी कैंडिडेट कीज विल दिस टेबल हैव। कहने का मतलब ये है कि एक टेबल में एक तो प्राइमरी की है और उसके अलावा टेबल में 2 अल्टरनेट की हैं, तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की कितनी होंगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की हो जाएंगी 3, जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैसे होंगी, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो है प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जो हम इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से आपकी टेबल है, मैं यहाँ पे देखिए बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए पहले में यहाँ पे आईडी है, सेकंड में मान लीजिए आधार है, तो यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से आधार लिख दे रहा हूँ, और थर्ड में मान लीजिए यहाँ पे ईमेल आईडी है इस तरीके से,
और इसके बाद में थर्ड में मान लीजिए यहाँ पे सैलरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइमरी की तो प्राइमरी की जो हम ऐसे फील्ड पे लगाते हैं, फील्ड का मतलब होता है कॉलम, तो ऐसे कॉलम पे लगाते हैं जहाँ पे यूनिक वैल्यू होती हैं, मतलब कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मैच ना करे। तो देखिए आईडी भी जो है यूनिक हो सकती हैं, आधार नंबर भी सबका यूनिक होता है और ईमेल आईडी भी जो है हर किसी की यूनिक होती है। तो 3 फील्ड ऐसे हैं जिनको कि हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, लेकिन एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इन तीनों कॉलम्स में से हमें किसी एक को प्राइमरी की कंसीडर करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने आईडी को प्राइमरी की ले लिया, तो जो बाकी की बच जाएंगे इन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट की। यहाँ पे देखिए आधार वाला कॉलम जो बच गया, इसके अलावा जो ईमेल वाला कॉलम बच गया, ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट की। और साथ साथ अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो देखिए तीनों ही जो कॉलम है वो एलिजिबल हैं प्राइमरी की बनने के लिए। तो तीनों ही कॉलम को हम बोलेंगे कैंडिडेट की, क्योंकि ये कैंडिडेट हैं प्राइमरी की के, तो तीनों को हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट की। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कैंडिडेट की का और अल्टरनेट की का। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल पाए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। मतलब कि यहाँ पे कोड दे रखा है और यहाँ पे जो है स्टेटमेंट मिसिंग है, तो इस जगह पे जो है आपको मिसिंग स्टेटमेंट को लिखना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइल को ओपन किया जा रहा है और जो फाइल ओपन की जा रही है वो हमारी टेक्स्ट फाइल, जिसको कि यहाँ पे रीड मोड में ओपन किया गया है। इसके बाद में इस फाइल में से जो है रीड मेथड का यूज करके डेटा को रीड किया गया है और जो डेटा रीड किया गया है वो 100 बाइट्स का डेटा रीड किया गया है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक कमेंट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल। मतलब कि आपको जो है यहाँ पे फाइल पॉइंटर को बिगनिंग में ले जाने के लिए जो है मेथड को अप्लाई करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम सीक मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने फाइल पॉइंटर वाला चैप्टर देख रखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो आप लगाएंगे यहाँ पे सीक मेथड को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है फाइल और उसके बाद में लगाएंगे आप सीक लगाने के बाद में और यहाँ पे लिख देंगे 0। तो इस तरीके से क्या होगा, जो फाइल पॉइंटर है वो आपका 0th पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब कि बिगनिंग में आपका पहुंच जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फाइल पॉइंटर की पोजीशन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है तो सीक मेथड को आपको लगा देना है और सीक मेथड आप यूज़ करेंगे फाइल पॉइंटर की हेल्प से। यहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर है, इसकी हेल्प से आप यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बात करते हैं इस स्टेटमेंट की। इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एग्जीक्यूशन अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनली ब्लॉक होता है ये आपका पाइथन में तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोड में ट्राई ब्लॉक से कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है। मतलब कि ट्राई ब्लॉक में जो भी आपने कोड डाला है उससे अगर आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलता है तो उसी केस में जो आपका फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये चीज़ आपको बतानी है। तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स क्यों होगा, फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि जो फाइनली ब्लॉक होता है ये आपका एग्जीक्यूट होता ही होता है चाहे आपको एरर देखने को मिले या ना मिले। मतलब कि आपके ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तब भी ये चलेगा और एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा है तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका तभी एग्जीक्यूट होता है जब जो है आपको ट्राई ब्लॉक में एरर देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है यहाँ पे कोड दे रखा है और आपसे जो है इस कोड का आउटपुट पूछा जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कोड दे रखा है और इस कोड के आउटपुट के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आपको जो है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को पिक करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि करेक्ट आउटपुट जो होगा उसको आपको यहाँ से पिक करना है। तो चलिए बात करते हैं इस कोड की। तो इस कोड की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक सी के नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ऐड के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर देखिए कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे नीचे जाने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। पहले जो आप यहाँ पे इसके कोड को चेक कर सकते हैं। तो कोड को चेक करते हैं। कोड में क्या हो रहा है, यहाँ लिखा गया है ग्लोबल सी। अब देखिए जो वेरिएबल है सी वाला, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी है, लेकिन इसको जब फंक्शन के अंदर एक्सेस किया गया है तो इसको ग्लोबल कीवर्ड लगा के एक्सेस किया गया है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी चेंजेस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे किए जाएंगे फंक्शन के अंदर, वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इस वेरिएबल में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है इस वेरिएबल में 2 को प्लस किया गया है और उसके बाद में सी में स्टोर कर दिया गया है। मतलब कि जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पे 12। इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे जो है इसके बाद में इसको प्रिंट करा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12
और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो आएगा यहाँ पे हैश, इस तरीके से हैश आएगा। तो आपको जो है 12 हैश वाला ऑप्शन देख लेना है। देखिए इसमें भी 12 हैश नहीं है, इसके अलावा इसमें भी नहीं है और लास्ट वाले में नहीं है, सी वाले में दे रखा है। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि पहला ही जो आउटपुट है वो सभी में गलत आ रहा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें 15 मॉडल्स की, तो 15 मॉडल जो है इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉलिंग के बाद में जो सी वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। तो अब जो है सी वाले वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 15, और इस बार जब इसको प्रिंट करा गया है तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करा गया है मॉडल्स के साइन को। इस बार आ जाएगा 15 एंड मॉडल्स का साइन, मतलब कि इस तरीके से 15 और मॉडल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे बोला जा रहा है विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशन। मतलब कि एसक्यूएल में अगर आपकी कोई टेबल है तो उस टेबल की अगर आपको डिग्री चेंज करनी है तो कौन सी एसक्यूएल की कमांड जो है इस काम के लिए यूज होगी। और देखिए यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है, तो रिलेशन का मतलब होता है एसक्यूएल में टेबल से। मतलब कि कहने का ये है कि टेबल में अगर आपको डिग्री चेंज करनी है तो कौन सी कमांड यूज होगी। तो इस पर्पज के लिए एसक्यूएल में जो अल्टर कमांड होती है, आप लिखेंगे ALTER, अल्टर कमांड का यूज करते हैं हम इस पर्पस के लिए। तो इसका आंसर जो है आप लिख देंगे अल्टर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें बोला जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेरी। मतलब यहाँ पे जो है इस तरीके से क्वेरी दे रखी है और आपसे बोला जा रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। और यहाँ पे जो है आउटपुट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कमेंट दे रखे हैं, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेरी में बोला जा रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल है उसमें से जो है सारे फील्ड को सिलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद में कंडीशन लगी हुई है वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक, मतलब कि प्रोडक्ट का नेम जो है अगर आपका स्टार्ट हो रहा है ऐप से तो उस प्रोडक्ट को जो है डिस्प्ले कर दो, मतलब कि उन सारे प्रोडक्ट की डिटेल डिस्प्ले करा दो। तो यहाँ पे पहले वाले में बोला जा रहा है डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट विद ऐप, मतलब कि जो पहला वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है उन सारे प्रोडक्ट की डिटेल को डिस्प्ले करा दो जिनका नेम ऐप से स्टार्ट हो रहा है। बाकी अगर हम बात करें सेकंड वाले की तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंड विद, मतलब कि ये कह रहा है कि ऐप से एंडिंग हो रही हो। बाकी सी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेम की बात कर रहा है। और इसी तरीके से जो है आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी नेम की बात कर रहा है और यहाँ पे भी एंडिंग दे रखी है। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत दे रखे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है इन विच डेटा टाइप द वैल्यू स्टोर्ड इज पैडेड विद स्पेस टू फिट द स्पेसिफाइड लेंथ। मतलब कि कहने का ये है कि कौन सा ऐसा डेटा टाइप है एसक्यूएल में जिसमें कि जो है स्पेस जो है पैडेड रहता है, जिससे कि जो आपकी लेंथ है वो पूरी फिक्स हो सके, जो भी स्पेसिफाइड लेंथ है उसको पूरा किया जा सके। तो ये काम जो है कैर डेटा टाइप में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैर में देखिए होता क्या है, अगर आपने किसी कॉलम की लेंथ को मान लीजिए 5 डिफाइन कर दिया, अब वहाँ पे जब आपने टाइप करा तो मान लीजिए करेक्टर आपने 2 ही टाइप करे, लेकिन वहाँ पे जो लेंथ स्टोर होगी वो पूरी 5 की होगी, बाकी के स्पेस लग जाएंगे। 2 करेक्टर तो आपके वो आ जाएंगे जो आपने टाइप करे हैं और बाकी स्पेस लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो कैर डेटा टाइप है वो वर्क करता है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। मतलब कि टेबल की कार्डिनलिटी को फाइंड करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ फंक्शन दे रखे हैं, जिसमें कि पहला सम है, सेकंड काउंट है, थर्ड है एबीजी एंड फोर्थ है मैक्स। तो इनमें से जो आपका काउंट फंक्शन है, मतलब कि जो बी वाला ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंट फंक्शन की हेल्प से आप जो है किसी भी टेबल की कार्डिनलिटी को चेक कर सकते हैं। और कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब कि एक टेबल में जो रोज होते हैं उनको अगर आपको पता करना है तो आप जो है पता कर सकते हैं काउंट मेथड की हेल्प से। बेसिकली ये जो है आपको रिकॉर्ड काउंट करके बता देता है कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट पे जो फाइल ट्रांसफर होती हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ऑप्शन ए है HTTP, बी है FTP और सी है PPP एंड डी है HTTPS। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से जो इंटरनेट पर फाइल होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स।
मतलब कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस का नाम दे रखा है, तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि ऐसे दो नेटवर्क को कनेक्ट करती है जहाँ पे कि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हों। तो ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए है मॉडेम, बी है गेटवे, सी है स्विच और डी है रिपीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे। गेटवे जो डिवाइस होती है उसकी हेल्प से आप जो है दो ऐसे डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेटवे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है विच स्विचिंग टेक्निक्स ब्रेक्स डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन अलाउइंग मल्टीपल पैकेट टू शेयर सेम नेटवर्क रिसोर्सेज। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है स्विचिंग टेक्निक्स की। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी ऐसी स्विचिंग टेक्निक है जिसमें कि डेटा होता है वो स्मॉलर पार्ट में ब्रेक होता है जिससे कि सेम नेटवर्क के रिसोर्सेज को वो शेयर कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। आप जो है पैकेट स्विचिंग इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि पैकेट स्विचिंग जो टेक्निक होती है इसमें ही जो है डेटा पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो है ये असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन क्वेश्चंस पे बेस 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको जो है यहाँ पे असर्शन को और रीजन को पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली जो पहला ऑप्शन है उसमें ये बोला जा रहा है कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ही ट्रू हैं और जो रीजनिंग दे रखी है वो जो है असर्शन की करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर रही है। बी ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही किसको, असर्शन को। इसके अलावा सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि असर्शन जो है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग दे रखी है वो फॉल्स है। और डी वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजनिंग ट्रू है। तो इस तरीके से यहाँ से जो ऑप्शंस को आपको पिक कर लेना है असर्शन और रीजनिंग को पढ़ के। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पर असर्शन दे रखा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन फंक्शंस मस्ट बी पास्ड इन एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर, या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन हेडर। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं पाइथन में, तो फंक्शन में जब आप पोजिशनल आर्गुमेंट देते हैं तो उनको जो है आपको कॉलिंग के टाइम में उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में आपने फंक्शन के हेडर में लिखे हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका ट्रू है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बोला जा रहा है दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शन ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर रीजनिंग का मतलब यह है कि जो आप फंक्शन में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देते हैं तो फंक्शन क्या करता है, उन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू को ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। तो ये स्टेटमेंट देखिए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फंक्शन असाइन नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। मतलब कि यहाँ पे जो असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग दे रखी है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे असर्शन दे रखा है, इसमें बोला जा रहा है अ सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉज। कहने का मतलब यह है कि जो सेलेक्ट कमांड होती है एसक्यूएल में उसमें जो है आप वेयर क्लॉज को भी यूज़ कर सकते हैं और हैविंग क्लॉज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगेन जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो है ये ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर एंड हैविंग क्लॉज आर यूज टू चेक कंडीशन देयरफॉर दिस कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। मतलब कि यहाँ रीजनिंग बोला जा रहा है कि जो आपका हैविंग क्लॉज होता है और जो वेयर क्लॉज होता है दोनों का ही काम जो है कंडीशन को चेक करना होता है, तो इसलिए आप इनको एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो अगेन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे जो है आप हैविंग क्लॉज की जगह पे वेयर को यूज़ नहीं कर सकते और वेयर की जगह पे हैविंग को यूज़ नहीं कर सकते। दोनों के जो वर्क है वो डिफरेंट होते हैं, हालांकि कंडीशन के लिए यूज होते हैं लेकिन इनके वर्क थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोग को डिटेल में समझना है तो जो एसक्यूएल वाला चैप्टर है उसको आप वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है सी हो जाएगा, जिसमें कि दे रखा है असर्शन ट्रू एंड रीजनिंग फॉल्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है सैम्पल पेपर का सेक्शन ए। अब हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के सेक्शन बी को। तो स्टूडेंट सेक्शन बी को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो जाएं। मेरे वीडियो लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं जो है यहाँ पे खाली आपको आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो है आपको आंसर को एक्सप्लेन भी कर दूँ कि जो आंसर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन की वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगले वीडियो में जो हम सैम्पल पेपर के सेक्शन बी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।